अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स पेपर 2022 में एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और मैंने इसके जो है ना आंसर्स पहले से लगाए हुए हैं, ग्रीन कलर से हाईलाइट किए हुए हैं मैंने आंसर्स। 15 एमसीक्यूज हैं और ये पेपर है फेडरल बोर्ड का, क्लास 9 का। तो आंसर्स तो लगे हुए हैं, लेकिन ये आंसर्स कैसे आए ये मैंने आपको समझाना है। क्योंकि अगर आप जस्ट कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे, तो याद करने से तो बात नहीं बनेगी। आपको यकीनन जो है ना हर एमसीक्यू को समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ये एमसीक्यू आता है और इसके अंदर वैल्यूज बदल जाती हैं, स्टिल आप जो है ना कर सकेंगे। तो अगर आपने ये एमसीक्यू रट लिया और बाद में इस एमसीक्यू जब नेक्स्ट टाइम जब ये एमसीक्यू इस तरह का आया, उसमें वैल्यूज उन्होंने चेंज कर दी, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो बेसिकली आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जितने भी ये एमसीक्यूज हुए हुए हैं, इन तमाम एमसीक्यूज का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैथमेटिक्स आपको सही तरीके से आती होगी, तो फिर आपका अगर वो वैल्यूज बदल भी देंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं करना। पहला एमसीक्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ। ये जो है डिटर्मिनेंट दी हुई है, एक डिटर्मिनेंट दी हुई है और इसको जीरो कह रहे हैं कि अगर इसकी वैल्यू जीरो हो तो बताएं। तो ये बहुत आसान है, यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे 2 6 3 x इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसको हम ओपन कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व करके ओपन कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए कैसे ओपन करेंगे? ये जो दो वैल्यूज हैं, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दो वैल्यूज को आपस में, यानी इस x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को, ऐसे हम क्रॉस बनाएंगे। ठीक है, ऐसे हम क्रॉस करते हैं, लेकिन क्रॉस में हम पहले जो है ना, ये अगर आप देखें, ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो फर्स्ट को हम करते हैं, ये फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से और इन दोनों वैल्यूज को, मिडिल वैल्यूज को आपस में करते हैं। तो अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं, अच्छा मैं जब भी मल्टीप्लाई करता हूं, मैं सजेस्ट करता हूं कि जब आप मल्टीप्लाई करें तो इस तरह ब्रैकेट्स में लिखें। मैंने क्या किया, मैंने जो है ये 2 को भी ब्रैकेट में लिखा और x को भी ब्रैकेट में लिखा। फिर माइनस जो है ये फॉर्मूले का है, जब इसको ओपन करते हैं बीच में माइनस लिखते हैं। और फिर मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ और इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी। अच्छा, अब ब्रैकेट का फायदा क्या है? अगर सपोज इनमें से कोई नेगेटिव है तो ब्रैकेट में, अगर इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। वो जो हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें अगर ये माइनस आ जाए तो फिर कंफ्यूजन होती है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जब भी मैट्रिसेस में आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो आप ये ब्रैकेट्स यूज करें। 2 को x से किया, 2 को भी ब्रैकेट में लिखें, x को भी ब्रैकेट में लिखें। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 3 और 6 दोनों को ब्रैकेट्स में लिखें। अब ये 2 और x मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। माइनस 3 और 6 मल्टीप्लाई होंगे, 3 6 आर 18 इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब मुझे x की वैल्यू मालूम करनी है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो माइनस 18 है इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा, ये 18 हो जाएगा। और मुझे x की वैल्यू मालूम करनी है, तो x के साथ ये 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई होती है वहां जाके डिवाइड में चली जाती है, तो ये 18 के नीचे चला जाएगा। 2 1 2, 2 9 18। तो x की वैल्यू जो है 9 आ गई है। x इज इक्वल टू 9। ठीक है जी, यहाँ देख लें x इज इक्वल टू 9 है। तो इस तरीके से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिंपल है वैसे तो, हम मैंने इतना करके दिखाया, आप यहाँ से ज़बानी भी कर सकते हैं कि 2 को x से करें, 3 को 6 से। तो 2x माइनस 3 6 18, 2x माइनस 18, 18 यहाँ माइनस है, वहां जाके प्लस हो जाएगा इक्वल की दूसरी तरफ को। तो 2x इज इक्वल टू 18 और फिर 2 नीचे चला जाएगा, तो 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, 9 आंसर आ जाएगा। ये जबानी भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इक्वल्स आयोटा की पावर 6। अच्छा, ये जो आयोटा की पावर 6 है, इसको सॉल्व करना है। आप ये एक बात जहन में रख लें कि भाई जो आयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है। बस ये बात जहन में रख लें, ये याद कर लें। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। ठीक है। अच्छा, अब हमने सॉल्व करना है कि आयोटा की पावर 6 किसके इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हम आयोटा स्क्वायर लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। और ब्रैकेट के बाद आप देखें, अब जो ये जो पावर होती है ना, जब ब्रैकेट खुलती है, ब्रैकेट के बाद जो भी पावर होगी वो ब्रैकेट के अंदर पावर से मल्टीप्लाई होगी। अब मुझे बताएं, मैं इस जगह क्या पावर लिखूं कि जब ये ब्रैकेट खुले तो ये वाली पावर इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 आंसर आ जाए। तो बताएं मैं किस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूं, किस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए? तो जाहिर है 3 को 2 से करूं, 3 2 जार 6। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1।
और -1 की पावर 3 आप कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हैं, या -1 की पावर 3 का मतलब है -1 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें, -1 को आपस में 3 दफा मल्टीप्लाई करें, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 करें फिर भी पता चल जाएगा। या एक और आसान तरीका है कि -1 के ऊपर अगर इवन पावर होगी तो +1 आएगा। इवन पावर क्या होती है? 2, 4, 6, 8। अगर यहाँ पावर होती 2, 4, 6 या 8 या 10 या 50 या 28 या 64, कुछ भी इस तरह की, या 88 या 100, कुछ भी पावर होती जो इवन नंबर होता, तो फिर ये माइनस का साइन खत्म हो जाता। अब ये 3 जो है ना, ये ऑड नंबर है, तो -1 के ऊपर जब भी ऑड पावर होती है तो माइनस नहीं खत्म होता, माइनस रहता है। तो आयोटा की पावर 6 जो है वो -1 के इक्वल आंसर आ गया है जी। ये देखिए -1 लिखा हुआ है आंसर। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे लिखा है इफ log of 1 to the base 3, इफ log of 1 to the base 3 is equal to x, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज। अच्छा, अब ये हमारे पास जो लिखा हुआ है ये लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, log ऑफ 1 टू द बेस 3, ये बेस है log का ये वाला, इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, मुझे अगर एक्स की वैल्यू मालूम करनी है तो मैं इससे पहले क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जैसे मैं किस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, इसको मैं राइट करूंगा, राइटिंग राइटिंग अबव इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या इंग्लिश में लिख सकता हूँ अगर सॉल्व करना हो, लेकिन ये तो एमसीक्यू है तो यहाँ पे मुझे इंग्लिश इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिंपल जो है ना, आपको तरीका बता देता हूँ कि इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। लॉग के सामने जो भी नंबर लिखा है उसको वैसे का वैसा लिखा रहने दें, और ये जो लॉग का बेस है, ये जो लॉग का बेस है जो नीचे लॉग के साथ लिखा हुआ है छोटा सा, इसको इक्वल की दूसरी तरफ ले जाके बड़ा करके लिख दें। ठीक है, और जो पहले से वहां चीज मौजूद है उसको पावर बना दें, एक्सपोनेंट बना दें। तो देखें 1 यहीं पे रहा, 3 वहां जाके बड़ा हो गया, और ये x जो है ये ऊपर चला गया, पावर बन गया, ये जो x अकेला था ये पावर बन गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे x की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पे 3 की पावर x है, तो मुझे यहाँ भी 3 की पावर समथिंग चाहिए। अब 1 की जगह मैंने 3 की कोई पावर लिखनी है, तो 3 की पावर 1 भी 3 की इक्वल होती है। हाँ, मुझे एक बात पता है कि किसी भी चीज की पावर 0 वो 1 की इक्वल होती है, तो इसका मतलब मैं इस 1 की जगह 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ। मैं किसी भी इस 1 की जगह मैं किसी भी चीज की 0 पावर लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे कोई और चीज नहीं चाहिए थी, मुझे 3 चाहिए था, मुझे इस 1 की जगह 3 की कोई पावर चाहिए थी। तो मुझे पता है कि 1 जो होता है वो किसी भी चीज की 0 पावर हो, कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो इसलिए मैंने 1 की जगह 3 की पावर 0 लिख दिया, और यहाँ 3 की पावर x लिखा हुआ है। अब ये 3, ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल है, ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल हैं, तो अगर इनके ये बेस आपस में इक्वल होंगे तो पावर्स भी इक्वल होंगी, और अगर पावर्स इक्वल हो तो बेस इक्वल होंगे। सही है, हम कंपेयर करते हैं ना। तो जब 3 3 के इक्वल है तो इट मींस x जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू 0 आ गई है, ये देख लें, x 0 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। आगे है 64 की 6th रूट इज इक्वल टू 2 की पावर x। ये नया एमसीक्यू है, पहले कभी नहीं आया इस तरह का आई थिंक। द वैल्यू ऑफ x इज, ये देखिए 64 की 6th रूट वो कह रहा है, ये 6th रूट इक्वल है 2 की पावर x के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, फिर अगेन जो है यहाँ पे हमें जो है ना कोई कंपैरिजन करनी पड़ेगी, ये जो है ना इक्वेट करना पड़ेगा कुछ। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, 64 की पावर जो 64 की 6th रूट को सॉल्व करते हैं। ये जो रेडिकल का साइन है इसको कहते हैं रेडिकल साइन, ये वाला जो साइन होता है ना ये रेडिकल साइन होता है। और उसमें इस जगह जो भी चीज लिखी होती है, ये होता ही है कि ये जो चीज जो भी यहाँ पे ये इस जगह लिखी होती है, ये वाली चीज ये यहाँ पे 1 अपॉन में आती है ऐसे, ये 1 अपॉन में ऐसे आती है। यहाँ ये जो भी ये जो अंदर चीज लिखी है वो ब्रैकेट में आ जाती है, और जो चीज यहाँ लिखी है वो 1 अपॉन में आती है। तो ये तो फिर बड़ा आसान हो गया हमारे लिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे 64 की पावर 1/6, और ये लिखा हुआ है 2 की पावर x। ठीक है। अच्छा, अब ये 64 जो है ना, मुझे नहीं पता 64 के मैं जो है फैक्टर्स बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 64 को जो है ना मैंने फैक्टर बनाना शुरू किया, 2 से काटा, 2 3 जार, 2 2 जार, फिर 2 16 जार, फिर 2 8 जार, फिर 2 4 जार, फिर 2 2 जार, फिर 2 1 जार, ये देखा 1 2 3 4, 2 जो है 6 टाइम्स आ रहा है। तो ये 64 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6, और ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 1/6। ठीक है जी। अच्छा, अब जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो ये 6 और ये 1/6, ये 6 और 6 आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 1, और यहाँ पे जो है ना लिखा हुआ है 2 की पावर x। अच्छा, अगर मैं 1 ना भी लिखूं, अगर किसी भी नंबर पे कोई पावर नहीं लिखी तो 1 पावर होती है, ये जहन में रख लें। एक ये नंबर है ना, ये नंबर है, इसके ऊपर पावर नहीं लिखी तो क्या पावर है इसकी? 1।
इसके नीचे कुछ नहीं लिखा अपॉन में, तो क्या है 1। इसके सामने को किससे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। या अगर इसका साइन नहीं लिखा तो इसका साइन क्या है प्लस। इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहाँ पर है, इस जगह पर, इसमें डेसिमल पॉइंट है। तो ये कुछ चीजें हैं जो डिफॉल्ट होती हैं, जो अंडरस्टूड होती हैं। तो बहरहाल यहाँ 6 से 6 कट गया, तो ये ब्रैकेट जब खुली 6 से 6 कटा, 2 की पावर 1 आ गया। अब देखें यहाँ इन दोनों को कंपेयर करें, ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं, टू टू के इक्वल है। तो एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स 1 के इक्वल होगा। तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई, ये देख लें। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। तो चलते हैं और एमसीक्यूज पे। अगला एमसीक्यू फैक्टराइजेशन का है। फैक्टराइजेशन जो है, जिसे जो है वो उर्दू में तज्ज़ी करना कहते हैं, सही है ना। तो फैक्टराइजेशन जो है वो कैसे हम करेंगे, हम फैक्टराइजेशन जब भी करते हैं किसी चीज़ की, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन तो नहीं आ रहा सब में, हम देखते हैं कॉमन सब में तो नहीं आ रहा। यहाँ कॉमन नहीं आ रहा, और ये 3 टर्म्स हैं, या तो इन सब में कॉमन आना चाहिए था। अगर कॉमन नहीं आ रहा, फिर हम देखते हैं दो परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो हाँ पता चला जी बिल्कुल दो परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये एक्स भी परफेक्ट स्क्वायर है, और ये जो 1/x है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसे। ठीक है, अब बीच में जो लिखा हुआ है माइनस, माइनस, बीच में साइन क्या है, माइनस का है, माइनस। अब इस 2 को नहीं देखूंगा मैं, मैंने ये बीच वाला साइन देखा, अब मैंने ये 2 लिखा फॉर्मूले का, और 2 के बाद मैं 2 ब्रैकेट्स लगा दूंगा। पहली ब्रैकेट से मैं यहाँ से लेकर आऊंगा, पहली ब्रैकेट में जो भी होगा उसको यहाँ के लेकर आऊंगा, और दूसरी ब्रैकेट में जो भी होगा उसको यहाँ लेकर आऊंगा। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन ये जो लिखे हुए हैं बीच में तीनों, ये लिखा हुआ है 2ab, ये मैंने फॉर्मूला बनाया है, a² माइनस 2ab प्लस b²। अगर यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो मैं फॉर्मूले में माइनस लिखूंगा, यहाँ प्लस होता तो मैं प्लस लिखता। इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये आंसर आ गया, तो इसका मतलब है कि मैंने अपने इस, मेरा ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को मैंने फॉर्मूले की शक्ल में लिख लिया है। अच्छा चलें देखिए इसको जरा, ये x है तो x कट जाएगा, तो इन इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इन तीनों को, तो इनका आंसर आएगा -2, और ये देखिए -2 की बिल्कुल -2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है मैंने अपने इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की शक्ल में लिख दिया। फॉर्मूला क्या है, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो फॉर्मूला अगर आपको याद हो, a² माइनस 2ab प्लस b², अगर कोई चीज इस तरह लिखी हुई हो, अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरह लिखी हुई हो, तो उसको हम बंद करके लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको भी अगर मैं जो है ना क्लोज करूं, इसको क्लोज करूं, तो कैसे लिख सकता हूँ, मैं जरा थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ। ए क्या था, जो पहली ब्रैकेट में के अंदर था वो a था, फिर माइनस, फिर जो दूसरी ब्रैकेट के अंदर था वो b था, और होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर, इसका जो आंसर है, इसको जब हम क्लोज करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, इसका आंसर आना चाहिए x-1/x का होल स्क्वायर। तो ये देखें, ये आंसर है x-1/x का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ आ रही होगी। और मैं इंशाल्लाह अल अजीज कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो है ना अगले 2 4 5 दिनों में, या अगले हफ्ते में मैं 9th की क्लासेस शुरू करूँ। तो ये जहन में रखें कि मैं जो है ऑनलाइन ट्यूटर हूँ, ऑनलाइन ट्यूटर हूँ, सही है। मैं जो है ना क्लास 9th की मैथ्स को शुरू से पढ़ाना शुरू करूंगा इंशाल्लाह, चैप्टर 1 से, एक्सरसाइज 1.1 से। आप में से जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो कमेंट्स में लिखें आके। और मैं जो है इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, मकसद मैं उस तरह फीस लेके ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि हमारी फीस इस पे जो है ना यूट्यूब पे ट्यूशन चलेगी। ठीक है। और जो भी लोग मेरे साथ ज्वाइन करेंगे क्लास 9 के, उनको मैं लाइव सपोर्ट दूंगा। लाइव सपोर्ट से मुराद ये है कि अगर आप कुछ कमेंट्स में लिख के पूछेंगे, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। अगर आपको कोई टॉपिक मुश्किल लगे, उसमें मैं दोबारा जो है ना इजी करके भी फिर लेक्चर जो है ना बनाऊंगा। मोर ओवर जो है, इसके जो नोट्स हैं, मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट ये लिखी हुई है पीछे, मेरी वेबसाइट है FBISE सॉल्व पास्ट पेपर्स, आगे है पास्ट पेपर्स.com। ये लगातार आप लिखते हैं ऐसे। तो ये मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे भी जो है ना जो मटेरियल पड़ा है, अगर आप में से किसी को वो नोट्स चाहिए होंगे, वैसे तो मैं वहाँ डाउनलोड की अलाउ नहीं करता, लेकिन मैं जो है ना एक फॉर्म वो करूँगा, मैं भी आने वाले दिनों में एक फॉर्म बनाऊंगा। तो जिस जिस स्टूडेंट को जो है वो मेरे साथ इस तरह, जो मैं अभी क्लास 9th का मैं शुरू कर रहा हूँ, जिस स्टूडेंट ने भी पढ़ना है, तो वो फॉर्म फिल करके मुझे भेजेगा, और मैं उसको फिर जो है ना उस स्टूडेंट को व्हाट्सएप नंबर जो है अपना दे दूंगा, जो इससे रिलेटेड है, टीचिंग से रिलेटेड व्हाट्सएप नंबर में दे दूंगा।
और उसके बाद ये होगा कि व्हाट्सएप पे आप जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे रब्ते में रहेंगे, जिसको जो भी प्रॉब्लम होगा मैं उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। बायोलॉजी में नहीं पढ़ाता, अलबत्ता ये कि मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और कंप्यूटर में मैं इंशाल्लाह आपको पूरी पूरी सपोर्ट दूंगा इस साल क्लास 9 के स्टूडेंट्स को। तो चलें जी अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ। अब यहाँ पे एचसीएफ मालूम करना है हमने इन तीनों का। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन जब हम मालूम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जैसे अभी देखें ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ है 4, ये लिखा हुआ है 6। अब ये 2 4 6 में देखें कि ये 2 4 6 तीनों किस टेबल में आते हैं, कौन सा बड़े से बड़ा टेबल है जिसमें ये तीनों आते हैं। तो ये देखें ये 2 के टेबल में आते हैं, इसका मतलब है पहला नंबर 2 हो गया हमारा। फिर उसके बाद ये देखें ये एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स क्यूब लिखा हुआ है, ये एक्स क्यूब लिखा हुआ है और ये भी एक्स क्यूब लिखा हुआ है। सही है ना? तो सबसे छोटी पावर कौन सी है? सबसे छोटी पावर है एक्स। इसी तरह वाई की देखें सबसे छोटी पावर कौन सी है? वाई की सबसे छोटी पावर कौन सी है? ये वाई क्यूब लिखा है, ये वाई लिखा है और ये वाई क्यूब, तो वाई छोटी पावर है। तो अब ये देखें इसका जो है ना, हमने क्या किया, एक्स और वाई की छोटी पावर्स ली हैं और नंबर्स में हमने देखा है कि जी ये तीनों नंबर्स किस बड़े से बड़े कौन सा टेबल है जिसमें ये तीनों नंबर आते हैं, तो पता चला 2 के टेबल में आते हैं। तो ये 2xy जो है इसका एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अदरवाइज जो क्वेश्चन करने के लिए वो थोड़ा सा मैथ लंबा है। अच्छा अगला क्वेश्चन है द सॉल्यूशन सेट ऑफ। इसका सॉल्यूशन सेट मालूम करना है, इसका सॉल्यूशन सेट मालूम करना है। ये जो है इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस। सही है, मॉड एक्स। ये देखें इस तरह ये मॉड एक्स है। अच्छा इसको हम क्या करते हैं, इस मॉड एक्स को हम तब खोलते हैं जब इसके साथ जो भी लिखा है उसको दूसरी तरफ ले जाए। 5 ऑलरेडी उधर लिखा था, ये जो +9 है, ये +9 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9। तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। मॉड एक्स इज इक्वल टू -4। ये याद रखें कि मॉड एक्स कभी भी नेगेटिव वैल्यू के इक्वल नहीं होता। अगर ये आपका जो ये मॉड है एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड ये माइनस की इक्वल आ जाए, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता उसका आंसर होता है नल सेट, एम्प्टी सेट या नल सेट। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं आना चाहिए था। अगर ये माइनस ना आता, अगर ये प्लस होता तो फिर मैं इसको हटाता अगले स्टेप में। मैं इसको हटा के ऐसे, और जो है ना इसके सामने जो ये लिखा हुआ है उसके उसके शुरू में मैं प्लस माइनस लिख देता ऐसे। फिर हमारे पास ये दो आंसर आ जाते। तो बेसिकली इसका क्या है, इसको जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे मॉड एक्स +9 इज इक्वल टू 5। फिर हम लिखेंगे मॉड एक्स इज इक्वल टू 5 -9। फिर लिखेंगे मॉड एक्स इज इक्वल टू -4। और फिर यहाँ पे लिख देंगे सिंस mod x can never be negative, so solution is not possible। सही है जी, सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल कर देंगे। सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल का मतलब होता है कि नल सेट आ गया आंसर। ठीक है जी। अच्छा अगला 8वां एमसीक्यू है द लाइन x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -4 इंटरसेक्ट ईच अदर एट। अब ये लाइन से पहले आपको लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए। आप x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करें। x इज इक्वल टू 5 का मतलब है ऐसी लाइन देखें, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये x इज इक्वल टू 5 है। तो x इज इक्वल टू 5 के अंदर से एक लाइन गुजरी है जिस, अब देखिए आप कहीं भी चले जाएं, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 5 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे। x इज इक्वल टू 5 का मतलब है ऐसी लाइन जिसपे हर जगह x की वैल्यू 5 हो। तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस ये है x इज इक्वल टू 5। और x इज y इज इक्वल टू -4 का मतलब है, y देखें y इज इक्वल टू -1 -2 -3 -4। यहाँ से ये एक लाइन गुजर रही है, ये वाली लाइन। ये जो लाइन है ये है y इज इक्वल टू -4। एक ऐसी लाइन जिसपे हर जगह y की वैल्यू -4 है। अब ये दोनों लाइनें, ये वाली x इज इक्वल टू 5 और x y इज इक्वल टू -4 जहाँ पे कट कर रही हैं, ये इस जगह पे ये जो लाइन थी इस पे हर जगह x की वैल्यू 5 थी। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है यहाँ पे x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू -4 है। तो जब भी आपको इस तरह की लाइन दी हो, बेशक आप ड्रॉ ना करें, आप जो है ना सीधा सीधा वो कर लें कि आपके पास जो इन इन दोनों लाइनों को, ये जो लाइन है इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करने से जो आपके पास आंसर आएगा, जो पॉइंट आएगा, सही है, वहां उस पॉइंट में x की वैल्यू 5 होगी और y की वैल्यू -4 होगी। तो 5 -4 आएगा, ये देखिए जी 5 -4। आप बेशक ड्रॉ ना करें, आप यहाँ पे ये कर लें। ये आप ये समझ लें कि लाइंस दी है ना, आप ये समझ लें भाई x की वैल्यू दी है, ये y की वैल्यू दी है। तो जहाँ पे वो कट करता है उसको क्या कहते हैं, x, y। तो x की वैल्यू उसने दी हुई है ना 5, और y की वैल्यू दी हुई है ना -4। तो 5 -4 आंसर है आपका ये वाला। ठीक है जी। तो
अब अगला एमसीक्यू हमने डिस्कस करना है, एमसीक्यू नंबर 9। ठीक है। अच्छा जी, 9 एमसीक्यू जो है वो, 9 से क्या है, मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है। ठीक है जी, इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों। सही है। अच्छा ये देखें, ये ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ। ये मैंने कोशिश की है ट्रायंगल बनाने की जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, तीनों साइड्स इक्वल है। भाई अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है। अच्छा, टोटल जो तीनों एंगल्स होते हैं ना वो होते हैं 180। तीनों का सम जो होता है ना एंगल्स का, अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, तो एंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों को प्लस करें तो 180 आता है। ठीक है। और अगर तीनों इक्वल होंगे तो तीनों 60 60 60 होंगे। सही है। तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल जो होते हैं, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और 60 60 होते हैं। अच्छा, अब बात आ गई जी, मैंने जो है ना एक्सटीरियर एंगल मालूम करने हैं। एक्सटीरियर एंगल जो है ना, नाम से ही पता चल रहा है बाहर वाला एंगल। अच्छा, कोई भी जो साइड है ना, कोई भी साइड, उसको ना आगे लंबा कर दो ऐसे। ये वाली जो साइड थी मैंने इसको इस तरफ को लंबा कर दिया। तो अब ये जो बाहर की तरफ एंगल बन रहा है, ये क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है। अच्छा, ये जो अंदर वाला एंगल है ये 60 है। अच्छा, ये भी ये है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन हो, ऐसे स्ट्रेट लाइन हो, उस पे दो एंगल बन रहे हो, तो उन दो एंगल्स को जो सम होता है ना, वो होता है 180। दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है, अगर दो एंगल्स हैं और मैं कह रहा हूँ यार ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इसका मतलब है इन दोनों का सम 180 है। ठीक है। और अगर कोई इस तरह के ऐसे 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो और उसमें ऐसे दो एंगल बन रहे हो, तो ये दोनों एंगल जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है। तो अब यहां जरा गौर से देखें कि मैंने जब इस लाइन को जो है वो बढ़ा दिया ऐसे, तो ये अंदर वाला एंगल जो है, इंटीरियर एंगल जो है, ये 60 है, तो ये बाहर वाला एंगल मुझे मालूम करना है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180। तो एक अगर एंगल 60 है तो दूसरा क्या होगा, 180 में से 60 को निकाल दो। चलो भाई, 180 में से 60 को माइनस कर दो, क्या आ गया, 120। इसका मतलब है ये वाला जो एंगल है, ये एंगल ये 120 होगा। ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल जो है किसी भी इक्विलेटरल ट्राइएंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो 120 होता है। ये 120 आ गया जी। ए मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है जी, एक्सटीरियर एंगल पता चल गया। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल 120 होता है। 60 को 180 में से निकाला 120। अच्छा, अब 10वां एमसीक्यू है, इफ ट्रायंगल एबीसी, in triangle ABC, if measurement of angle A is equal to 60 degree, measurement of angle B is equal to 45 degree, then the three right bisectors। यहाँ बात, अच्छा मुझे दो एंगल दे दिए और वो कह रहा है थ्री राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स लाई। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि एमसीक्यू में जो है ना वो है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखना चाहिए था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स लाई। कि ये जो तीन राइट बाइसेक्टर्स है ना, इन तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहाँ पे होगा। अच्छा, मुझे तो ये दो एंगल दिए हुए हैं, तीसरा एंगल मुझे पता ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये तीसरा एंगल मालूम करूंगा। ये 60 है, ये 45 है, 60 और 45 को प्लस करो। 60 और 45 को प्लस किया, 105 आया। तीनों एंगल्स को प्लस करो, क्या आता है, 180। तो 180 में से 105 निकाल दो। इसका मतलब है जो तीसरा एंगल है, ये पहला एंगल था, ये दूसरा एंगल था। और ये 180 क्या होता है, 180 होता है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एंगल्स को प्लस करो, 180 आता है। तो 180 में से मैंने ए प्लस बी, ये जो 105 है, ये है ए प्लस बी। ठीक है। 105 क्या है, ए और बी को प्लस किया, ए प्लस बी है। तो मैंने 180 में से ए प्लस बी निकाल दिया, तो पीछे ये जो एंगल आया ये क्या आया, सी एंगल आया। तो इसका मतलब है मेरे तीनों एंगल जो हैं, पहला एंगल 60 है, दूसरा 45 है, तीसरा 75 है। तो मेरे ये जो ट्राइंगल है इसके तीनों एंगल 90 से छोटे हैं। अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स 90 से छोटे हों तो उसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या कहते हैं जी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसके तीनों एंगल्स 90 से छोटे हों। अच्छा, अब ये बाइसेक्टर वाला जो है ना आ गया कि जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री राइट बाइसेक्टर जो है ना कहाँ लाई करेगा,
वो होता है एक्यूट एंगल के लिए होता है इनसाइड द ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए होता है आउटसाइड द ट्रायंगल। ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर इसमें तीन जो एंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, एक एंगल 90 का होता, तो फिर जो है ना एट द वर्टेक्स होता शायद। अब एट द वर्टेक्स होता है या फिर एट द जो है ना वो, अब वो यहाँ एट हाइपोटेन्यूज होता है, अभी वो मुझे मेरे ध्यान में नहीं है। तो बहरहाल ये मुझे याद है, एक्यूट इनसाइड मैंने याद किया हुआ है, एक्यूट इनसाइड ऑब्ट्यूज आउटसाइड। तो मुझे जो है ना उसने दो एंगल दिए थे, मैंने क्या किया, तीसरा एंगल मालूम किया, वो आया 75 डिग्री, जिससे मुझे पता चला कि भाई इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स 90 से छोटे हैं। जब तीनों एंगल 90 से छोटे हों तो वो होती है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, और एक्यूट एंगल ट्राइंगल में होता है इनसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, उसका आंसर है। अगर ये तीनों जो तीसरा एंगल मैं मालूम करता वो 90 से बड़ा आता, सपोज 91 डिग्री आ जाता, तो फिर वो ट्रायंगल हो जाती ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, फिर इसका आंसर होता आउटसाइड ट्रायंगल। ठीक है जी। चलें, अब हम चलते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। 11 नंबर कहता है जी, इन ट्रायंगल एबीसी इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए 80 डिग्री है, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी 40 डिग्री है, और मेजरमेंट ऑफ एंगल सी 60 डिग्री है, देन लॉन्गेस्ट सेगमेंट भाई जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। इन तीनों में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? एंगल ए। और एंगल ए के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है बीसी। एंगल ए के सामने वाली साइड होती है बीसी, तो सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? बीसी। ठीक है। और अगर वो यहाँ पे पूछ लेता लॉन्गेस्ट की जगह वो क्या पूछ लेता, शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट पूछ लेता, तो सबसे छोटा एंगल कौन सा है? 40। सही है, 40 है सबसे छोटा एंगल, ये है बी। तो बी, एंगल बी के सामने वाली साइड क्या होगी? उसका नाम होगा एसी। तो ये जो एसी है ये सबसे स्मॉलेस्ट साइड होगी, और सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो होगी बीसी। जितना एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी, जितना एंगल छोटा होगा उसके सामने वाली साइड छोटी होगी। ठीक है जी। 12 एमसीक्यू आ गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे ये सर्कल के अंदर में एक ट्रायंगल दी हुई है, भाई इस सर्कल की जरूरत क्या थी? सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल दी हुई है वो राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है। क्या दी हुई है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो मुझे एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, और एक्स क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो भाई राइट, ये जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो क्या होता है? वो होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो इसमें से ये जो है, मैं अगर इसको कह देता हूँ कि यार ये जो 4 है ये पी है, और ये जो 3 है ये बी है, और मुझे ये हाइपोटेन्यूज मालूम करना है, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों का 3 का और 4 का स्क्वायर लूंगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है। 3 से 9, 4 4 से 16, इन दोनों को प्लस करूंगा, क्या आ जाएगा? 24। और हाइपोटेन्यूज मुझे मालूम करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लूंगा। ये स्क्वायर रूट लूंगा जब, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 होता है। ये देखिए 5 आंसर आ गया। ठीक है जी, सिंपल था, पाइथागोरस थ्योरम वाला क्वेश्चन था, कोई इसमें मसला नहीं था, राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई थी। अच्छा, आगे अब तीन एमसीक्यूज रह गए हैं, 13 14 15। एमसीक्यू नंबर जनाब 13 जो है, कह रहा है विच ट्रिपलेट ऑफ द फॉलोइंग आर द साइड्स ऑफ मेजर ऑफ राइट एंगल। ये यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल आ गया ना। आप देखो कि जो छोटी दो साइड्स हैं, ये तीन साइड्स हैं ट्रायंगल की, वो कह रहे हैं कि बताओ ट्रायंगल बन, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है या नहीं बन रही। तो जो दो छोटी वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर लेके प्लस करो, उसका आंसर इसके स्क्वायर की इक्वल आना चाहिए। यानी मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि अगर 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर इक्वल आ गया 4 के स्क्वायर के, तो ये जो है ना राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होंगी। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3। और यहाँ 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। तो भाई 1 और 3 4 होता है, 4 16 की इक्वल नहीं है। इसका मतलब है ये पहले वाला नहीं है, फ्लॉप हो गया। ठीक है जी, पहले वाला जो है इसकी आंसर नहीं हो सकता हमारा। ठीक है, ये नहीं हो सकता। इसका देखें, इसका जो है ना 1 का स्क्वायर लें और प्लस करें 2 का स्क्वायर लें, और यहाँ स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर लें। 1 का स्क्वायर क्या है? 1 है। 2 का स्क्वायर क्या है? 4 है। और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, 5 आ जाएगा। ये देखिए दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, 5 इज इक्वल टू 5 आ रहा है। आ रहा है ना 5 इज इक्वल टू 5। इस 5 इज इक्वल टू 5 आने का मतलब ये है कि ये ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये पाइथागोरस थ्योरम को ओबे कर रहे हैं। यहाँ पे इसका करेंगे नहीं होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 5 9 की इक्वल नहीं है, नहीं हो रहा, और ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल ना। ठीक है। अच्छा, अब अगला है मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर। मीडियंस जो होते हैं ना, ये याद कर लें 2:1 में इंटरसेक्ट करते हैं।
मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट करते हैं 2:1 में, याद कर लें। तो अच्छा, ये मैं समझा भी दूंगा बाद में फिर किसी क्लास में, फिलहाल आप याद कर लें कि 1:2 नहीं होता, 2:1 होता है। अगला एमसीक्यू है, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ जॉइनिंग। मिड पॉइंट में क्या करते हैं, मिड पॉइंट में दोनों के ये जो पहले वाले हैं, जो एक्स की वैल्यूज है, x1, ये x1 है और ये x2 है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 4 है और ये -4 है। तो 4 और -4 को प्लस करेंगे, 0 आएगा, 0 डिवाइडेड बाई 2 0 आ जाएगा। फिर ये जो सेकंड वैल्यूज हैं y की वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज, बाद वाली वैल्यूज, इन दोनों को प्लस करते हैं, 2 + 2 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। वैसे इसका फॉर्मूला है, ये जो पहला पॉइंट है इसको हम कहते हैं x1 y1, सही है, और ये दूसरा पॉइंट है इसको कहते हैं x2 y2, ठीक है। फिर हमारे पास फॉर्मूला है मिड पॉइंट का कि जी मिड पॉइंट होता है xy, वो इक्वल होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यूज डाल देते हैं, ठीक है जी। x1 क्या है जी, x1 4 है, 4, और फिर प्लस y1 क्या है, x2 क्या है, -4, तो 4 -4 आ गया डिवाइडेड बाई 2, और फिर आ गया जी 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 4 -4 0 हो गया, 0 डिवाइडेड बाई 0 0 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 हो गया, तो ये 0,2 जो है ना, ये आपका आंसर है, ठीक है जी। और ये मीडियन वाला जो है, ये फिलहाल आप याद कर लें। इसका भी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बकायदा ट्रायंगल दिखा के, ड्रॉ करके, और ये मैं दिखाऊंगा कि भाई ये 1:2 क्यों नहीं है, ये 2:1 क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों नहीं है। अब वो कह सकते हैं ना कि जी अगर एक तरफ से जाए तो 2:1 है, दूसरी तरफ से 1:2, तो ये बाकायदा जो है ना 2:1 में आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन फिर कभी इंशाल्लाह, अभी टाइम कम है। तो ये 15 के 15 एमसीक्यूज हो गए हैं जी। आप अगर आपको कोई एमसीक्यू समझ नहीं आया या कोई मसला है तो मुझे जो है ना कमेंट्स में आप बता सकते हैं। अभी ये 2022 का पेपर किया है, 2022 का, बाकी भी 2015 तक के पेपर्स अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पे, और सोल्यूशन सबके अवेलेबल है वहाँ पे। लेकिन मैं अब एक एक करके मैं अब नीचे की तरफ आऊंगा, 2021 के पेपर समझाऊंगा। 2020 में तो पेपर्स हुए नहीं थे, 2020 में एक मॉडल पेपर है मौजूद है, जो बोर्ड ने मॉडल पेपर दिया था 2020 में। 2019 के पेपर्स हैं, 18 17 16 15, सारे के सारे। और ये जितने एमसीक्यूज हैं, अगर मैं ये आप सही तरीके से सारे के सारे एमसीक्यू समझ लेते हैं, तो इनशाला जो आपका जो एनुअल एग्जाम होगा उसमें आपके जो है ना एमसीक्यूज में अच्छे मार्क्स आने के 100% चांसेस हैं इंशाल्लाह। चले ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, और जो है ना अ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।